हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन के मजे ले रहे होंगे आप सारे के सारे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत इजी और बहुत बेसिक चैप्टर है। कुछ नई नई चीजें भी जानोगे, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की रिएक्शंस वगैरह भी हैं और उनका बैलेंसिंग वगैरह करना, ये सारी की सारी जो कॉमन चीजें होती है बिल्कुल, जो केमिस्ट्री का एक पहला स्टेप होता है, जो केमिस्ट्री का एक बेसिक स्टेप होता है। जनरली आप अगर केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो तो उससे मेन क्या चीज आएगी, केमिकल्स वगैरह आएंगी, उनकी रिएक्शंस आएंगी। तो वही सारी की सारी चीजें इसमें भी रहती हैं हमारी। अब अगर हम बात करें जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, सबसे पहले बेसिक की, तो बेसिक में हमारे को पता होना चाहिए कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, आपको पता है अलग अलग एटम्स वगैरह होते हैं, वो सब आपस में जुड़े रहते हैं। अगर दो कंपाउंड्स में केमिकल बॉन्ड्स का ब्रेकेज होता है और फॉर्मेशन होता है तो वो हो गए केमिकल चेंज। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कोई भी केमिकल बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, वो होगा एक फिजिकल चेंज। जैसे आपने क्या किया, जो फ्लोर होता है, फ्लोर में आपने सॉल्ट को मिला दिया, ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है। इसी जगह पे आपने क्या कर दिया है, जो आपका फ्लोर है आपने उसको कुक कर दिया है। ठीक है, आपने क्या किया, आटा था, आटे से आपने रोटी बना दी। अब वहां पे क्या हो गए, केमिकल चेंजेस हो गए, क्योंकि वहां पे एक बॉन्ड फॉर्म हो गया है। इसी तरीके से मिल्क है, मिल्क से आपने क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। तो वहां पे क्या हुआ, एक नए तरीके का सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो ऐसे जो भी चेंजेस होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसमें केमिकल बॉन्ड्स का ब्रेकेज या फॉर्मेशन होता है, इनको कहते हैं हम केमिकल चेंजेस। अब मैंने क्या बोला, एक केमिकल चेंज के मैं इतने सारे एग्जांपल दे रहा था आपको। अब इसी को मैं प्रॉपर तरीके से बोलता हूँ, लाइक कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज नोन एज अ केमिकल चेंज। तो अगर हम किसी भी एक केमिकल चेंज को वर्ड्स के फॉर्मेट में लैंग्वेज में यूज करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। कोई केमिकल चेंज है, उसे हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया और वहां पे क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो अगर इसे मैं लैंग्वेज की फॉर्म में बोल रहा हूं, when magnesium reacts with oxygen then it forms magnesium oxide। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हो रहा था, केमिकल चेंज को मैंने लिख दिया भाई इस तरीके से करके, तो मेरे को पता चल गया हाँ भाई ये क्या है, अब एक केमिकल रिएक्शन। चैप्टर में क्या है हमारा, इक्वेशंस की है। तो इसी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो। अगर आप इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी, केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। यानी जैसे अभी हमने क्या किया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का किया था, अगर आप उसी चीज को ऐसे लिख दो, बैलेंस भी कर देते हैं इसे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन हो गई। वही रिएक्शन क्या थी, हम उसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे थे, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। और अगर उसी चीज को हम सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने फिजिकल चेंज भी जाना, केमिकल चेंज भी जाना, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स वगैरह रहते हैं। हम कैसे जाने कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखो हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं पहचानने के, कि भाई कुछ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा चेंज इन स्टेट। जनरली जब भी एक केमिकल चेंज होता है
तो वहां पे चेंज इन स्टेट होता है। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है, ध्यान रखो, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के उसमें, बट ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। यानी कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं जनरली उनमें ये फीचर्स पाए जाते हैं। अभी जो हमने रिएक्शन देखो लिखी थी वो क्या था, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, और उससे क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, गैस होता है, और ये क्या हो जाता है, सॉलिड होता है, ये सॉलिड पाउडर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है ये जनरली व्हाइट कलर का होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसे बर्न करते हैं तो डेजलिंग व्हाइट लाइट भी निकलती है। जैसे आपने जनरली पटाखे वगैरह जो होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, उसमें देखा होगा, उसमें भी कई बार क्या किया जाता है, मैग्नीशियम और उसके सॉल्ट्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या निकलती है अगर हम बात करें, डेजलिंग व्हाइट लाइट। और ये कैसा होता है, एक व्हाइट पाउडर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हो गया। अब केमिस्ट्री में हमारी क्या क्या स्टेट होती है, हाँ भाई 3 स्टेट तो हुआ नहीं हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके सिवाय एक स्टेट और आ जाती है इसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और होती है एक्वस। ये एक्वस क्या होता है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे जानो। अगर हम किसी भी एक सॉलिड चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ऑफ दैट थिंग। जैसे अगर हमने क्या किया, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अगर हमने शुगर ली, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे उस चीज को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो एक्वस वर्ड को भी कई बार यूज किया जाता है जनरली, कब, जब किसी भी एक सॉलिड को अपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया होता है उस चीज को बताने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जाना, देखो यहाँ भी एक गैस थी, वो गैस क्या हो गई है, सॉलिड हो गई है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और कर सकते हैं वाटर फॉर्मेशन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम ऐड करते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, बट जो वाटर फॉर्म हो वो क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी दोनों के दोनों ही अलग स्टेट के थे और उनके रिएक्शन से एक अलग स्टेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म हो गया, एक अलग स्टेट का कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो वो चीज भी हमारी इसमें आती है, क्योंकि वहां पे भी क्या हुआ है, देखो चेंज इन स्टेट हो गया है। तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि भाई अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो मे बी वो एक केमिकल चेंज हो सकता है, या केमिकल चेंज का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हो सकता है। अब इसके बाद और क्या आते हैं, इसके बाद आता है हमारा चेंज इन कलर। यानी कि दो सब्सटेंसेस को आपने रिएक्ट करवाया, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रखा है उसमें क्या हो गया, एक नए तरीके का कलर आ गया। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं लेड नाइट्रेट से, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ साथ जो हमारा बनता है वो होता है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पे अब क्या चीज होती है, जो ये हमारा लेड आयोडाइड बना, ये लेड आयोडाइड होता है येलो कलर का। ओके, तो भाई ये येलो कलर का होने से क्या हो गया, हमें पता चल गया कि भाई जो भी केमिकल चेंज था वो केमिकल चेंज यहाँ पे हो गया है। हाँ भाई, तो अब अगर हम बात करें चेंज इन कलर के बाद और क्या क्या चीज हो सकती है, देखो चेंज इन कलर के बाद और आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो ऐसे केस में उसे भी क्या माना जाता है, उसे केमिकल चेंज माना जाता है।
अब इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम क्या एग्जांपल लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम क्या करते हैं, कोई भी एक रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं और उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे भाई हमारा एनसीईआरटी में एक्टिविटी में भी कर रखा है, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रखी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और जिंक सल्फेट के साथ बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब ये हमें भी पता है कि हाइड्रोजन गैस कितनी हल्की होती है, वो एकदम से इवॉल्व होने लग जाएगी। अब जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, पर देखो हाइड्रोजन गैस का ना तो कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, ऑर्डर के साथ साथ उसका कोई कलर भी नहीं होता है, तो अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है ये कैसे पता चलेगा? देखो हाइड्रोजन गैस के निकलने का कैसे पता चलेगा, जो हमारा आउटलेट है, हम आउटलेट का जो पार्ट होता है उसे थोड़ा छोटा कर देंगे। जनरली हम क्या करेंगे, वहां पे एक होल्ड कॉर्क लगा देंगे और होल्ड कॉर्क के साथ वहां पे क्या करेंगे, एक ट्यूब लगा देंगे। तो जब उस आउटलेट में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हम वहां पे एक बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे, एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, और वो बर्निंग कैंडल क्या करेगी, वहां पे पॉप साउंड को जनरेट कर देगी। वो पॉप साउंड जनरेट होते ही हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई जो हाइड्रोजन गैस है वो वहां पे रिलीज हो गई है। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ और भी तरीके रहते हैं, जिसमें से एक पॉइंट हमारा और आता है, वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ है तो वो भी हमारा किस चीज का एग्जांपल हो जाता है, एक केमिकल चेंज का एग्जांपल हो जाता है, या वो भी कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है किस चीज का, केमिकल चेंज का। तो भाई टेम्परेचर में चेंज के लिए भी कोई एग्जांपल देखते हैं। इसका देखो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप उसे डे टू डे लाइफ में परफॉर्म भी कर सकते हो। वो क्या है, नॉर्मल जो चूना होता है आपको वो चूना लेना है, ठीक है। चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आपने क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व कर देना है। अब डेफिनेट सी बात है, आप वो किसी बीकर में ही करोगे, यहां पे फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप इस बीकर को छुओगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि भाई वो जो बीकर है वो गर्म हो गया है, या वो जो वेसल है जिसमें आप वो रिएक्शन को कर रहे हो वो क्या हो गई है, गर्म हो गई है। इस रिएक्शन को आप इतना ये मत सोचना कि वो हीट कम इवॉल्व होती है, वो कई बार इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाती है कि वो वाटर बॉईल करने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बिल्कुल किसी भी तरीके के प्रिकॉशन को ना लेकर के आप उसे टच कर लो। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हीट काफी ज्यादा इवॉल्व होती है। जब भाई आप इस चीज से समझ सकते हो कि पूरा का पूरा वाटर ही बॉईल हो गया है, इसका मतलब डेफिनेटली हीट का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा रहा होगा। तो ये हमारे फीचर्स होते हैं, ये कोई 4 पॉइंट्स हैं हमारे, जिनके थ्रू हमारे को पता चल जाता है कि हाँ भाई एक केमिकल चेंज हुआ है या एक केमिकल रिएक्शन ने वहां पे प्लेस लिया है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हम जानते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो हमारे को पता होना चाहिए सबसे पहले कि केमिकल इक्वेशन को लिखते किस तरीके से हैं और केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से सारा का सारा वर्क होता है उसमें। अगर एक केमिकल इक्वेशन में वर्क करें हम, तो उसमें क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी और एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब वो केमिकल्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं प्लस साइन के थ्रू। अब जो आरएचएस होता है हमारा, आरएचएस में आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जब भी एक रिएक्शन हमने करी, वो रिएक्शन पूरी हो गई है, तो उसके बाद क्या क्या चीजें बनी, जो भी चीजें उस रिएक्शन में बनी है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स में जाएंगी। अब प्रोडक्ट भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन इवन चार भी हो सकते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स में भी क्या किया जाएगा, उन्हें सेपरेट करने के लिए प्लस साइन को यूज किया जाएगा। अब एलएचएस और आरएचएस को जब हम एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक एरो। इसमें जो ये एरो होता है, इसका जो एरो हेड होता है ये बताता है कि किस डायरेक्शन में वो रिएक्शन जा रही है हमारी। यानी भाई यहाँ पे रिएक्शन बता रहे हैं कि इस तरफ से इस तरफ जा रही है, ये रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट। ऐसे ही केस में कभी कभी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं।
तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो उसके लिए हम डबल एरो लगा देते हैं इस तरीके से करके, यानी कि वो रिएक्शन यहां से इधर भी जा सकती है और इधर से इस तरफ भी आ पाती है। इसलिए इस एरो हेड की इंपॉर्टेंस होती है। कई बार हो जाता है ऐसा कि भाई बच्चे कहते हैं कि नहीं एक तरफ ही तो रिएक्शन जाती है हमेशा, तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो इस तरीके से शो करी जाती है, उसमें डबल एरो हेड होता है। तो एरो है, एरो का जो हेड है वो क्या शो कर रहा है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हमारी मूव कर रही होती है। अब इसके बाद बात करें हम केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए हमारे को दो चीजें पता होनी चाहिए। वो दो चीजें हैं हमारी सिंबल और फॉर्मूला। अब सिंबल्स और फॉर्मूला यानी फॉर्मूला मेकिंग वाला जो कंसेप्ट है वो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा। वो हमारा 9th क्लास में सारा का सारा रहता है। 9th में हमारे सारे सिंबल्स भी आ जाते हैं सिलेबस में, और उसी में हमारा फॉर्मूला मेकिंग का जो कंसेप्ट है वो भी आ जाता है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंबल्स और फॉर्मूले के बारे में पता है, फॉर्मूला मेकिंग आती है। अगर नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, 9th की जो एनसीईआरटी है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। उसमें जो वैलेंसी दे रखी है वो सफिशिएंट है। उसमें जो वैलेंसी दे रखी है 10th में हमारी जितने भी केमिकल फॉर्मूले बनेंगे उसमें लगभग लगभग उन्हीं वैलेंसीज को यूज किया जाता है, उन्हीं फॉर्मूलों को, उन्हीं सिंबल्स वगैरह को यूज किया जाता है। उनके सिवाय कोई ऐसे न्यू सब्सटेंसेस या न्यू फॉर्मूले वगैरह हम नहीं यूज करते हैं। तो अब हमारे को पता चलिए केमिकल इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। भाई रिएक्टेंट में जो भी केमिकल होगा उसका कोई फॉर्मूला सिंबल होगा वो आपको पता होगा, प्रोडक्ट में भी सेम वही चीज रहेगी, तो आप इनके थ्रू उसको लिख सकते हो। अब इसके बाद इसमें एक पार्ट और आता है, वो है कि केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को? इसके लिए एक सिंपल सा रीजन रहता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास जो होता है ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो प्रोडक्ट का मास होता है और जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। तो इसी वजह से हमारे को क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। इसका हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर मैं वाटर की रिएक्शन करवा रहा हूं तो यहाँ पे मैंने H2 लिया है और O2 लिया है, इससे फॉर्म करवाया है मैंने H2O4। जो H2 होता है मोलर मास की अगर बात करें तो इसका यहाँ पे आ गया 2 ग्राम्स। O2 का कितना आ गया 32 ग्राम्स। जो H2O होता है इसका कितना आएगा 2 + 16 यानी 18 ग्राम। तो ऐसे केस में जो हमारे प्रोडक्ट है उसका मास कितना है 18 ग्राम आया है, जो रिएक्टेंट है इसका मास कितना आया है 34 ग्राम आया है। यानी क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया। अब इसी जगह पे अगर मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा और यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ मास हो गया 4 ग्राम, ये वही रहा 32 ग्राम, और ये कितना हो गया हमारा 36 ग्राम हो गया। अब यहाँ भी 36 ग्राम है और यहाँ आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ भी क्या रहेगा हमारा 36 ग्राम रहेगा। अब केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरीके से करना चाहिए, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस वगैरह देख सकते हो, मैं उसमें बता रखा है कैसे किया जाता है, बट वो मेथड भले ही कितना भी एक्यूरेट हो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जो हमारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए आती हैं उनकी मार्क्स वैल्यू होती है सिर्फ 0.5। तो 0.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा वर्क करना नहीं जस्टिफाइड रहता है, क्योंकि भाई हमारे को पूरा पेपर करना है, टाइम लिमिट वगैरह को भी देखना है। तो इसके लिए बेटर रहता है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाए। हाँ, अगर किसी को हिट एंड ट्रायल पे प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस मैट्रिक्स मेथड के थ्रू कर सकता है, उसमें आंसर्स हमेशा एक्यूरेट आते हैं। प्लस अगर आपका मैथ्स पे हैंड अच्छा है, आप बहुत जल्दी से लॉजिकली और कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो वो मेथड भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथमेटिकल पॉइंट पे चला जाता है वो थोड़ा सा। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि आपको मैट्रिक्स मेथड करना है तो वीडियो अपलोडेड है,
और अगर हम बात करें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है तो उसके लिए हम एक अलग से अपनी वीडियो भी बनाएंगे जिसे आप देख सकते हो। उसमें हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, फॉर्मूले हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत फॉर्मूला मेकिंग के बारे में जानेंगे, और जो मेन रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड रहेगा। फिलहाल अभी इसी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज रहती है केमिकल इक्वेशन के साथ। देखो जो केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे अगर आप किसी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन से हमारे को बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पा रही। जैसे क्या क्या पता नहीं चल पा रहा है, फिजिकल स्टेट, ये नहीं पता चल पा रहा है हमारे को। और क्या नहीं पता चल रहा है, लॉस और गेन ऑफ हीट। लॉस और गेन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो हमारे को ये चीज भी पता नहीं चल पा रही है कि भाई यहाँ पे हीट का लॉस हुआ है या हीट का गेन हुआ है। आपको पता होगा अगर हम हीट को रिलीज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बट अगर किसी भी रिएक्शन में हमने हीट उसे प्रोवाइड कराई है तो वो कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें पता नहीं चलती है। इसके साथ ही साथ हमारे को और क्या नहीं पता चल रहा है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशंस, या इसके साथ ही साथ कोई अगर हमने कैटलिस्ट वगैरह को यूज किया है या कोई हमने स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करी है तो ये भी हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई वहां पे क्या स्पेशल कंडीशन थी या क्या कैटलिस्ट वगैरह को हमने यूज किया था। और इसके साथ एक चीज हमें और पता नहीं चल रही है, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि क्या इस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट वगैरह फॉर्म हुआ है या कोई गैस वगैरह ऐसी है जो इवॉल्व हुई है, तो ये सारी चीजें भी नहीं पता चल पा रही हैं। तो केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इन चारों पैरामीटर्स पे वर्क करेंगे। ओके, तो देखो अगर हम ऐसे केस में कोई भी इक्वेशन वगैरह को देखें जिसमें ये सारे के सारे ही फीचर्स कवर हो रहे हो, तो इसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका रहता है जो हमारी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की। कोई सी भी रिएक्शन आप ले लो उसमें सारी चीज आ जाती है। अगर आप फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 प्लस H2O, बैलेंस भी करते हुए चलते हैं साथ ही साथ में। तो भाई इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसकी भाई सबसे पहला पॉइंट क्या था, फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। जैसे भाई ये क्या है, गैस है, तो हमने क्या लिया, CO2 ली। CO2 क्या है, गैस है। इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है। वाटर क्या है, लिक्विड होता है। अब अगर हम बात करें भाई ये चीज हो गई है, इसके बाद फिजिकल कंडीशंस की बात करते हैं। तो फिजिकल कंडीशन या कोई स्पेशल कंडीशन, तो ये रिएक्शन कहां पे होती है, क्लोरोफिल में होती है। अब यहाँ पे हीट का लॉस या गेन होता है तो भाई डेफिनेट सी बात है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो हीट हम दे रहे हैं इसे। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। भाई प्रोडक्ट्स में यहाँ पे क्या बनता है, एक तो ग्लूकोज बनता है, ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन बनती है जो एक गैस है, और ये क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो हमने इन चारों की चारों ही पॉइंट्स को एक ही रिएक्शन में कवर कर लिया। सबसे पहला फिजिकल स्टेट, तो हमने क्या किया, फिजिकल स्टेट भी लिख दी। फिर लॉस या गेन ऑफ हीट को तो हमने यहाँ सनलाइट बता दिया, यानी कि भाई हीट यहाँ पे दी गई है। फिजिकल कंडीशन या कोई भी स्पेशल कंडीशन तो उसमें हमने बता दिया कि भाई ये रिएक्शन जो है ये क्लोरोफिल में हो रही है। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसमें हमने बता दिया कि हाँ भाई ये जो रिएक्शन हुई है इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन एक गैस के रूप में यहाँ पे इवॉल्व हो गई है। तो इस तरीके से करके देखो क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव,
तो इसमें आपको हर एक एग्जांपल देना पड़ता है, तो आप इसमें थोड़ा स्मार्टली वर्क कर सकते हो और एक ही इक्वेशन को यूज करते हुए आप सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और इसके आगे का जो भी पार्ट रहता है वो सारा का सारा। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपके एरिया में हो रहा हो, जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो जो है उसे शेयर करें ताकि आपके जो बाकी दोस्त वगैरह हैं वो भी इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू।